गुड मॉर्निंग, मैं साहब ध्रुव झा। आज का टॉपिक है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स एक 27 किलोमीटर का ढाल ज्वालामुखी है जो सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्ञात पर्वत है। यह विशाल उच्च भूमि क्षेत्र थर्सिस में एक विलुप्त ज्वालामुखी है जो अन्य कई बड़े ज्वालामुखियों को शामिल करता है। ओलंपस मॉन्स 8.8 किलोमीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना से भी ज़्यादा ऊंचा है। ये ज्वालामुखी पिघली हुई चट्टान, पाइरोक्लास्टिक टुकड़े या गर्म पानी और भाप के सतही निर्माण से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं और घटनाओं में से कोई भी जिसमें शामिल है ज्वालामुखी, गीजर और फ्यूम रोल्स। हालांकि ज्वालामुखीयता पृथ्वी पर सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है, लेकिन इस बात के प्रमाण है कि यह अन्य स्थलीय ग्रहों बुध, शुक्र और मंगल के साथ साथ पृथ्वी के चंद्रमा और बृहस्पति के चंद्रमा आयो जैसे कुछ प्राकृतिक उपग्रहों के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। पर पृथ्वी पर ज्वालामुखी कई अलग अलग भूगर्भीय स्थितियों में होता है। इनमें से अधिकांश विशाल कठोर चट्टानों की सीमाओं से जुड़े हैं। प्लेटें जो स्थल मंडल बनाती है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। अधिकांश सक्रिय स्थलीय ज्वालामुखी और संबंधित घटनाएं वहां होती है जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे पर हावी हो जाती है और उन्हें पुनः अवशोषित होने के लिए मेंटल में धकेल देती है। द्वीपों की लंबी घुमावदार श्रृंखलाएं, जिन्हें द्वीप के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार बनते हैं सबडक्शन जोन। विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी एकल चाप के कई द्वीपों या दोहरे चाप के द्वीपों की आंतरिक पंक्ति का निर्माण करते हैं। प्रशांत बेसिन की सीमा पर स्थित ऐसे सभी द्वीप समुद्र तल से निर्मित हैं। उतना ही नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी का दूसरा प्रमुख स्थल ज्वालामुखी की धुरी के साथ है महासागरीय कटक प्रणाली, जहां प्लेटें कटक के दोनों ओर अलग हो जाती है और मैग्मा मेंटल से ऊपर उठता है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच के पीछे के किनारों पर नया महासागर तल बनता है। वस्तुतः यह सारी ज्वालामुखी गतिविधि पानी के भीतर होती है। कुछ स्थानों पर महासागरीय कटक गारे समुद्र तल से इतने ऊपर होते हैं कि वे समुद्र से बाहर निकल आते हैं और उपवायुमंडलीय ज्वालामुखी होता है। आइसलैंड इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। महासागरीय कटक के साथ निकलने वाले मैग्मा की संरचना बेसाल्टिक होती है। अपेक्षाकृत कम संख्या में ज्वालामुखी प्लेटों के भीतर पाए जाते हैं जो उनके किनारों से दूर होते हैं। कुछ, जैसे कि प्रशांत प्लेट के अंदरूनी हिस्से में स्थित हवाई के ज्वालामुखी द्वीप, माना जाता है कि वे प्लेटों की गति के कारण होते हैं। उतना ही नहीं, हॉट स्पॉट जहां से मैग्मा सतह तक पहुंच सकता है। ये मैग्मा विशिष्ट रूप से उत्तरोत्तर पुराने ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला उत्पन्न करते हैं जो अपेक्षाकृत कम संख्या में ज्वालामुखी प्लेटों के भीतर पाए जाते हैं जो उनके किनारों से दूर होते हैं। कुछ, जैसे कि प्रशांत प्लेट के अंदरूनी हिस्से में वही तो कहने का मतलब ये मैग्मा विशिष्ट रूप से उत्तरोत्तर पुराने ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला उत्पन्न करते हैं जो किसी विशेष हॉट स्पॉट पर प्लेट की पिछली गति की दिशा को चिन्हित करते हैं। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी के सक्रिय ज्वालामुखी भी एक प्लेट के भीतर पाए जाते हैं, लेकिन वे एक अलग तंत्र से उत्पन्न होते हैं। उतना ही नहीं, थर्सिस मंगल ग्रह पर विस्तृत ज्वालामुखीय प्रांत, जिसमें ग्रह के 3 सबसे विशाल ज्वालामुखी हैं। यह प्रांत लगभग 8,000 किलोमीटर चौड़ा और केंद्र में 8 किलोमीटर ऊंचा एक उभार या गुंबद पर केंद्रित है। थारिस का अधिकांश भाग ज्वालामुखीय मैदानों से ढका हुआ है, जिन्हें सामूहिक रूप से थारिस प्लेनेटिया कहा जाता है, जिसमें कई सुपरपोज्ड लावा प्रवाह शामिल है। उभार के शीर्ष के पास 3 बड़े ज्वालामुखी एस्क्रेयस मॉन्स, पेवोनिस मॉन्स और आर्सिया मॉन्स एक उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम प्रवृत्त रेखा बनाते हैं। साथ में ओलंपस मॉन्स जो उत्तर पश्चिम में उदय के ठीक बाहर स्थित है। ये ज्वालामुखी सौरमंडल में ज्ञात सबसे बड़े ज्वालामुखी हैं। थार्सिस रेडियल फ्रैक्चर की एक विशाल प्रणाली के केंद्र में है जो ग्रह के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करती है। दरारें संभवतः विशाल गुंबद की उपस्थिति से क्रस्ट में उत्पन्न तनाव के परिणाम स्वरूप बनी है। क्रेटरिंग की मात्रा से अनुमानित लावा प्रवाह की आयु लगभग 1 अरब से 3 अरब वर्ष है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत ज्वालामुखी विशेषताएं इससे भी कम पुरानी हो सकती है। थार्सिस का उदय लावा प्रवाह के उत्थान और निर्माण दोनों से हुआ हो सकता है।
मंगल सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का चौथा ग्रह है और आकार और दरमियान में 7वां है। यह रात के आकाश में समय समय पर दिखने वाला लाल रंग का पिंड है। उतना ही नहीं, कभी कभी लाल ग्रह कहलाने वाले मंगल ग्रह लंबे समय से युद्ध और नरसंहार से जुड़ा हुआ है। इसका नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। 3000 साल पहले तक बेबीलोन के खगोल शास्त्री ज्योतिषी ग्रह को मृत्यु और महामारी देवता के नाम पर नेर्गल कहते थे। ग्रह के 2 चंद्रमा फोबोस और डेमोस, एरेस और एफ्रोडाइट ग्रीक पौराणिक कथाओं में क्रमशः मंगल और शुक्र के जो समकक्ष इनके 2 बेटों के नाम रखे गए थे। हाल के दिनों में मंगल ग्रह ने अपनी भयावह उपस्थिति से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण कारणों से लोगों को आकर्षित किया है। शुक्र के बाद यह ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक दूसरा ग्रह है और इसे रात के आकाश में देखना आमतौर पर आसान है क्योंकि इसकी कक्षा पृथ्वी के बाहर है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह भी है जिसकी ठोस सतह और वायुमंडलीय घटनाओं को पृथ्वी से दूरबीनों में देखा जा सकता है। पृथ्वी पर रहने वाले पर्यवेक्षकों द्वारा सदियों के अथक अध्ययनों जो 1960 के दशक से अंतरिक्ष यानों के अवलोकनों द्वारा विस्तारित हुए हैं, उन्होंने यह खुलासा किया कि मंगल कई मायनों में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी बादल, हवाएं, लगभग 24 घंटे का दिन, मौसमी यानी मौसम के पैटर्न, ध्रुव बर्फ की टोपियाँ, ज्वालामुखी, घाटियाँ और अन्य परिचित विशेषताएं हैं। इस बात के दिलचस्प संकेत मिले हैं कि अरबों वर्ष पहले मंगल ग्रह आज की तुलना में कहीं अधिक पृथ्वी जैसा था, जिसका वातावरण अधिक घना और गर्म था तथा बहुत कुछ था। पानी, नदियाँ, झीलें, बाढ़ के नाले और शायद महासागर। सभी संकेतों से लगता है कि मंगल अब एक बंजर जमी हुई रेगिस्तान है। हालांकि मंगल ग्रह के वसंत और गर्मियों के दौरान कुछ क्रेटरों की ढलानों पर काली धारियों की नज़दीकी तस्वीर बनाती है कि ग्रह की सतह पर मौसमी रूप से कम थोड़ी मात्रा में पानी बह सकता है। इनसाइट लैंडर ने बताया और उसने पाया कि सतह के नीचे मंगल की पपड़ी का 11.5 और 20 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र पानी से संतृप्त है। मंगल ग्रह पर पानी की उपस्थिति को एक गंभीर मुद्दा माना जाता है क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से जीवन को समझा जाता है वह पानी के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। यदि मंगल ग्रह पर कभी सूक्ष्म जीवन रूपों की उत्पत्ति हुई थी तो एक संभावना बनी हुई है। हालांकि एक दूरस्थ संभावना यह है कि वे अभी भी इन छिपे हुए पानी वाले स्थानों में जीवित रह सकते हैं। 1996 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने मंगल ग्रह से आए उल्कापिंड के टुकड़े में प्राचीन सूक्ष्मजीव जीवन के साक्ष्य के रूप में जो निष्कर्ष निकाला था उसकी रिपोर्ट दी थी, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों ने उनकी व्याख्या पर विवाद किया। कम से कम 19वीं सदी के अंत से ही मंगल ग्रह को पृथ्वी के बाद सौरमंडल में स्वदेशी जीवन और मानव अन्वेषण और निवास दोनों के लिए सबसे अनुकूल स्थान माना जाता रहा है। उस समय अटकलें लगाई जा रही थी कि तथाकथित मंगल ग्रह पर जीवन के लिए कोई जगह नहीं है। मंगल की नहरें, लंबी सीधी सतह रेखाओं की जटिल प्रणालियाँ, जिन्हें बहुत कम खगोलविदों ने दूरबीन से देखने का दावा किया था, बुद्धिमान प्राणियों की रचनाएं थी। ग्रह की उपस्थिति में मौसमी परिवर्तन, वनस्पति के प्रसार और पीछे हटने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि बाद में नहरें भ्रामक साबित हुई और मौसमी परिवर्तन जैविक के बजाय भूगर्भीय थे। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना और ग्रह के अन्वेषण में वैज्ञानिक और सार्वजनिक रुचि फीकी नहीं पड़ी है। पिछली शताब्दी के दौरान मंगल ग्रह ने लोकप्रिय संस्कृति में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। यह मंगल ग्रह की नहरों के सुनहरे दिनों में H.G. वेल्स और एडगर राइस ब्राउस से लेकर 1950 के दशक में रे ब्रैडबरी और 90 के दशक में किम स्टैनली रॉबिन्सन तक कई पीढ़ियों के कथा लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। मंगल ग्रह रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म का भी केंद्रीय विषय रहा। शायद सबसे कुख्यात मामला जो है H.G. वेल्स के उपन्यास वार ऑफ द वर्ल्ड्स का ऑर्सन वेल्स का रेडियो प्ले प्रोडक्शन है, जिसने 30 अक्टूबर 1938 की शाम को हजारों अनजाने श्रोताओं को विश्वास दिला दिया कि मंगल ग्रह से प्राणी पृथ्वी पर आक्रमण कर रहे हैं। ग्रह का रहस्य और कई वास्तविक रहस्य आज भी वैज्ञानिक जांच और मानव कल्पना दोनों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उतना ही नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मंगल ग्रह को देखना सबसे आसान तब होता है जब वह और सूर्य आकाश में विपरीत दिशा में होते हैं, यानी विरोध, क्योंकि तब यह आकाश में ऊंचा होता है और इसका चेहरा पूरी तरह से प्रकाशित होता है। लगातार विरोध लगभग हर 26 महीने में होता है। विरोध मंगल ग्रह की कक्षा में अलग अलग बिंदुओं पर हो सकता है। देखने के लिए सबसे अच्छे ये तब होते हैं जब ग्रह सूर्य के सबसे करीब होता है और पृथ्वी के भी, क्योंकि मंगल तब अपने सबसे चमकीले और सबसे बड़े स्थान पर होता है। ये करीबी विरोध लगभग हर 15 साल में होता है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर हर 24 घंटे 37 मिनट में एक बार घूमता है, जिससे मंगल ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा ही लंबा होता है।
अपने कक्षीय तल से 25 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी के लिए ये झुकाव के कारण मंगल ग्रह पर ऋतुएं होती है। मंगल में एक मंगल वर्ष में 668 मंगल दिन होते हैं, वर्ष होते हैं, जिसको सौर दिवस, जिसे सोल कहा जाता है। अंडाकार कक्षा के कारण दक्षिणी ग्रीष्म ऋतुएं छोटी और उत्तर की तुलना में अधिक गर्म होती है। हालांकि स्थिति धीरे धीरे बदल रही है, जैसे कि अब से 25,000 साल बाद उत्तरी ग्रीष्म ऋतुएं छोटी और गर्म होगी। इसके अलावा अक्ष का झुकाव लगभग 1 मिलियन वर्ष के समय पैमाने पर धीरे धीरे बदल रहा है। वर्तमान युगों के दौरान झुकाव शून्य के करीब हो सकता है, जिस समय मंगल पर कोई मौसम नहीं होता है, और 45 डिग्री तक हो सकता है। जब मौसमी अंतर चरम पर होते हैं तो 100 मिलियन वर्ष के समय पैमाने पर झुकाव 80 डिग्री तक के मान तक पहुंच सकता है। मंगल एक छोटा ग्रह है जो केवल बुध से बड़ा है और पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या 3,396 किलोमीटर और औसत ध्रुवीय त्रिज्या 3,379 किलोमीटर है। मंगल का द्रव्यमान स्थानीय मान का केवल 10वां हिस्सा है और सतह पर प्रति सेकंड 3.72 मीटर प्रति सेकंड के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का जो है अर्थ है कि मंगल पर मौजूद वस्तुओं का वजन पृथ्वी की सतह पर उसके वजन के 1/3 से थोड़ा अधिक है। मंगल का क्षेत्रफल पृथ्वी के सतही क्षेत्रफल का केवल 28% है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी का 2/3 से अधिक भाग पानी से ढका हुआ है, इसीलिए दोनों ग्रहों के भूमि क्षेत्र तुलनीय है। अतिरिक्त कक्षीय और भौतिक डाटा के लिए जो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि मंगल ग्रह जो है प्राचीन खगोलविदों के लिए एक पहेली था, जो आकाश में इसकी स्पष्ट रूप से मनमोजी गति से चकित थे। कभी कभी सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों के समान दिशा में, कभी कभी विपरीत दिशा में। 1609 में जर्मन खगोल शास्त्री जोहानिस केपलर ने अपने डेनिश सहयोगी टाइको ब्राहे द्वारा ग्रह के उत्कृष्ट नग्न आँखों के अवलोकन का उपयोग करके अनुभवजन्य रूप से इसका अनुमान लगाया। गति के नियम और इस प्रकार सौरमंडल के आधुनिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। केपलर ने पाया कि मंगल की कक्षा एक दीर्घवृत्त थी, जिसके साथ ग्रह आसमान लेकिन पूर्वानुमित गति के साथ घूमता था। पहले के खगोलविदों ने अपने सिद्धांतों को वृत्ताकार कक्षाओं और एक समान गति के पदानुक्रम के पुराने टॉलेमिक विचार पर आधारित किया था। मंगल ग्रह के सबसे प्रारंभिक दूरबीन अवलोकन, जिसमें ग्रह की डिस्क देखी गई थी, इतालवी खगोल शास्त्री द्वारा किए गए थे। गैलीलियो ने 1610 में डच वैज्ञानिक और गणितज्ञ के रूप में कार्य किया। क्रिस्टियान ह्यूजेंस को सतह के निशानों के पहले सटीक चित्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। 1659 में ह्यूजेंस ने मंगल ग्रह का एक चित्र बनाया था, जिसमें ग्रह पर एक बड़ा काला निशान दिखाया था, जिसे अब मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह की ध्रुवीय टोपियों को सबसे पहले इटली में जन्मे फ्रांसीसी खगोल शास्त्री ने देखा था, जिनका नाम था जियान डोमेनिको कैसिनी। दृश्य पर्यवेक्षकों ने बाद में कई महत्वपूर्ण खोज की। ग्रह की घूर्णन अवधि की खोज 1659 में ह्यूजेंस ने की थी। 1666 में कैसिनी ने इसे 24 घंटे 40 मिनट मापा था, केवल 3 मिनट के त्रुटि के साथ। तो कमजोर मंगल ग्रह के वायुमंडल को पहली बार 1780 के दशक में जर्मन में जन्मे ब्रिटिश खगोल शास्त्री ने देखा था, जिनका नाम था विलियम हर्शे, जिन्होंने ग्रह के घूर्णन अक्ष के झुकाव को भी मापा और पहली बार मंगल के मौसमों पर चर्चा की। 1877 में अमेरिकी नौसेना वेधशाला के एसएफ हॉल ने पाया कि मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। दूरबीन से की गई टिप्पणियों ने मंगल पर होने वाली कई मौसम संबंधी और मौसमी घटनाओं का दस्तावेजीकरण भी किया है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के बादल, ध्रुवीय टोपी का बढ़ना और सिकुड़ना, अंधेरे क्षेत्रों के रंग और विस्तार में मौसमी परिवर्तन। मंगल ग्रह का पहला ज्ञात मानचित्र 1830 में बनाया गया था। उतना ही नहीं, उनके मानचित्र पर नाम लैटिन में है और मुख्य रूप से भूसागरीय क्षेत्र के प्राचीन भूगोल के संदर्भ में तैयार किए गए हैं। इस मानचित्र में पहली बार चमकीले क्षेत्रों पर सीधी रेखाओं की एक परस्पर जुड़ी प्रणाली के संकेत भी दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने कैनाली के रूप में वर्णित किया। ये उतना ही नहीं, अब इसमें एक बात और है कि 20वीं सदी के अंत में दूरबीन से किए गए अवलोकनों से बनाए गए मानचित्रों में जो नहरें प्रमुखता से दिखाई देती थी, वे अब नज़दीक से दिखाई नहीं देती हैं। अंतरिक्ष यान की तस्वीरों में दिखाई नहीं देती। वे लगभग निश्चित रूप से काल्पनिक विशेषताएं थी, जिन्हें पर्यवेक्षकों ने अपने दूरबीन के रिजोल्यूशन की सीमा के करीब वस्तुओं को देखने के लिए प्रयास करते समय देखा था। अन्य विशेषताएं जैसे कि दूरबीन पर शुरुआती पर्यवेक्षकों द्वारा वर्णित अंधेरे की लहर और नीली धुंध अब देखने की स्थितियों और सतह के परावर्तक गुणों में परिवर्तन के संयोजन के परिणाम स्वरूप जानी जाती है। उतना ही नहीं, 1966 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने रॉबर्ट लिटन और ब्रूस मुरे ने मंगल ग्रह पर तापीय वातावरण के एक संख्यात्मक मॉडल के परिणाम प्रकाशित किए, जिससे जल बर्फ परिकल्पना पर काफ़ी संदेह पैदा हो गया
तो उसके बारे में काफ़ी संदेह पैदा किया। उनकी गणनाओं ने संकेत दिया कि मंगल ग्रह की स्थितियों के तहत वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ध्रुवों पर जम जाएगा और उनके मॉडल कार्बन डाइऑक्साइड कैप्स की वृद्धि और सिकुड़न वास्तविक कैप्स के देखे गए व्यवहार की नकल करती है। तो चलिए